आपके अपने चैनल आर के वन एस.एस.टी में आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से यानी कि प्रस्तावना, शासन प्रणाली, राज्य एवं संघ क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही साथ कुछ डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भारत की संविधान जो है उसमें प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाए एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है भारत को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाँ आप देख सकते हैं कि हर एक मतलब क्वेश्चन के नीचे इस तरह का लिखा हुआ रहेगा, इस तरह का ये लिखा हुआ रहेगा। बीपीएससी प्री एग्जाम जो भी है हर ईयर में जो पूछा जाता है, तो वही जो प्री एग्जाम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को मैं हल कराऊंगी। आगे देखते हैं क्या है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता है, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? तो ये हम भारत के लोक के शब्दों से आरंभ होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसको सजाना है, ठीक है। कैसे सजाएंगे? तो सबसे पहले क्या है कि प्रस्तावना में क्या है, तो सार्वभौमिक पहले है, सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद होता है धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सब प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि सार्वभौमिक, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि उसको पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतंत्र के रूप में शब्दों में ये इस प्रस्तावना में जिक्र किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CADB। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन करता है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप? तो संविधान की प्रस्तावना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, हमारा, इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादन किया है? मूल ढांचा का सिद्धांत कौन प्रतिपादन किए हैं? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 में आया था, तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के संविधान को मूल ढांचा का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती प्रकरण। कब आया था? तो 1973 में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों यानी कि मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है? तो कौन सा सिद्धांत होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या बोल रहा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, जो कि इसमें कहा गया मूल ढांचे का सिद्धांत। देख सकते पिछले में क्वेश्चन किस तरह से पूछा है और अभी जो है इसमें किस तरह से पूछा था। हर बार बीपीएससी जो है रिपीट करते रहता है क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के व्यू से। अगला प्रश्न है, अब आते हैं शासन प्रणाली। शासन प्रणाली से यानी कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति जो है हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति में संघीय है, ठीक है, प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च कौन है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि संविधान जो है हमारा सर्वोच्च है, सबसे सर्वोपरि है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हमारा, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संसदीय व्यवस्था में जो है कौन सा वक्तव्य सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। संसदीय व्यवस्था में जो ये है
इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। तो संसदीय व्यवस्था जो शासन प्रणाली की सामान्यता दो पद्धति होती है, ठीक है, संसदीय और अध्यक्षीय होता है। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो है व्यवस्थापिका यानी कि उसको विधायिका बोलते हैं के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी, कार्यपालिका जो होते हैं व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा इसका, ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पे आधारित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र यानी कि जनता को, क्या मतलब है इसका, कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक ही साथ है। अगला प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिकार का मतलब क्या है। विधि का नियम यानी कानून का अधिकार का मतलब क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो विभाजन प्रणाली जो है इसका किससे संबंधित है। इसका करेक्ट अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, तो अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं। आगे बढ़ते हैं। इसमें करना है क्या, निम्नलिखित में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो बड़े देशों के लिए आदर्श राज्य, बड़े देशों के लिए आदर्श राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, सरकार की संघीय प्रणाली है। ये कथन सत्य है। बाकी जो भारत में शासन की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। और फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या है, इसमें वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो इसका ये सब जो है गलत है, बाकी ए नंबर जो है सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगला प्रश्न है, अब आते हैं राज्य एवं संघ क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। तो इसका क्या है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र जो है दिल्ली क्या है, इसका करेक्ट आंसर एक केंद्र शासित प्रदेश है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बना। तो सिक्किम भारत का एक राज्य बना केवें संविधान संशोधन के तहत बना है। तो 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम जो है भारत का राज्य बनाया गया था। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा जो है सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया है। और उसके बाद क्या है कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। केवल संविधान संशोधन के द्वारा, तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, पूर्ण राज्य कब बना। तो पूर्ण राज्य कब बना है, तो 1975 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। अगला प्रश्न है, क्या है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार को काटकर एक वनांचल जो है राज्य बनना संभव। इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य का निर्माण जो है क्या बोल रहा है कि राज्य का निर्माण, बिहार राज्य का निर्माण जो है
किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किस ये बिहार राज्य का निर्माण जो है अनुच्छेद जो है 3 के तहत जो है निर्माण किया जाता है। तो राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसने है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद का है। किसका है? संसद द्वारा राज्य का निर्माण किया जाता है। भारत को काटकर बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का निर्माण संसद द्वारा विधि बनाकर ही किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है मणिपुर राज्य का गठन किया गया। तो मणिपुर राज्य का गठन कब किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1972 में किया गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना है? 28वां राज्य बनने वाला जो है झारखंड है। कब बना है? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य के रूप में शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? तो भाषा के आधार पर जो बटा था आज़ादी के बाद, तो 1956 में भाषा के आधार पर बंटने वाले राज्य थे और आंध्र प्रदेश थे। आंध्र प्रदेश। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कब आया था? तो 1956 में आया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ठीक है, तो इसका भाषा के आधार पर सर्वप्रथम बंटने वाला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पहले जो क्या हुआ था, राज्य पृथक राज्य के रूप में सृजन किया गया। कब किया गया? तो 1953 में किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा 1956। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो SRC का सदस्य कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। SRC के सदस्य कौन कौन थे? तो KM पणिकर भी थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और फजल अली भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागरिकता से संबंधित प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकता है। तो भारत की नागरिकता किसके द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता है? तो जन्म के आधार पर तो नागरिकता प्राप्त की जाती है। ठीक है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किसी भी विभाग के सम्मिलन द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन यानी कानून कब पारित किया गया है? नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया है 11 दिसंबर 1919 को कानून पारित किया गया है। तो नागरिकता संशोधन जो था 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया है और उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। ठीक है, उसी तिथि को 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया और उसी तिथि को पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। कब? 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में और 9 दिसंबर 2019 में लोकसभा में यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति ने इस विधेयक को कब मंजूरी दिया है? तो 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दिया। तो यह विधेयक जो है कोई भी आता है कानून जो है सबसे पहले विधेयक होता है। तो विधेयक के बाद जब राष्ट्रपति उसमें मोहर लगा देते हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी हो जाता है, तब वो अधिनियम बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 दिसंबर जो है ये राज्यसभा में आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम क्यों आया था? क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत सारे ये सब उत्पीड़न हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। इसके वजह से नागरिकता संशोधन 2019 अधिनियम 2019 लाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो बहुत बेहद मतलब इजी क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 12 से 35 तक जो है हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है, 12 से 35 तक है।
अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। देख सकते हैं ये 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 में भी पूछा गया है, 44वीं बीपीएससी प्री में एग्जाम पूछा गया है 2000 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो कौन सा विषय आते हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार का संरक्षण। तो देखिए इसका डिस्कशन में कर देते हैं। उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, मौलिक अधिकार का संरक्षण। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, राज्यों की उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है। तो वो भी जो है 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं 226 के तहत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाग 3 यानी कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 से 35 तक के हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है, ठीक। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण में जाता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न प्रकार का है। तो मौलिक अधिकार एक है, एक कानूनी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का किसके अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन ई है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आ जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्य प्रतिबंध का प्रावधान करता है, ठीक है। किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें कुट है दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। तो समान जन का हित जो संरक्षित हो, और इसमें क्या है 2 में है कि विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकता अवरोध ना हो। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अब देखिए रिट से संबंधित क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है। तो किसी व्यक्ति को अगर बिना अवैध हिरासत में लिया जाता है तो उसको कौन सा रिट प्रदान करता है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसको बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस के तहत उसको बंदी बना लिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। तो गैर नागरिकों का अधिकार कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं करता है। एक ब्रिटिश नागरिक जो है भारत में रह रहा है, ठीक है, तो किस अधिकार की मांग नहीं करता है, तो वो जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता जो हो उसको मांगने, बाकी जो है जो विदेशी है धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, कानून के समक्ष समानता, ये सब जो है मांग कर सकता है। बाकी जो है ये व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें, ठीक है, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो ये जो है ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 19 इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 19 में है। और
एक 3 अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है 29 में है, ठीक है। ये जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किंतु जो है गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा अधिकार नहीं दिया गया? तो इस संपत्ति का अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? संपत्ति का अधिकार उस समय कौन थे? तो मोरारजी देसाई इस समय थे। उन्हें संपत्ति का अधिकार जो थे उस समय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 में लगभग जो 20/6/1979 से प्रभावित था उस संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति के मूल अधिकार को लोप हो गया था, इसे ही विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार के रूप में मानते हैं? तो कानूनी अधिकार के रूप में हम लोग माना गया है। तो मोरारजी उस समय कौन थे? तो मोरारजी देसाई जो थे जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो क्या बोल रहा है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 19 का ए, यानी कि 19 का ए में क्या है? तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, और इसी में 19 का ए में ही है 6 प्रकार का हमारा जो अधिकार है प्राप्त है 19 में ही। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। बीपीएससी इसमें अभी तक सही उत्तर नहीं माना है। इसमें मैं जिक्र कर देती हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 19 का क जो है के अनुसार सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः ये मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार जो है मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका करेक्ट इसमें आंसर नहीं दिख रहा है, तो आप सही देख करके टिक मार लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है तो देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। तो फिर इसी तरह का सेशन मैं फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।